अस्सलामुअलैकुम। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो में उर्दू में इसलिए बना रही हूँ कि जो भी मतलब पाकिस्तान के किसी भी जगह से अगर कोई बंदा इससे इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो सबको मतलब समझ में आए। तो मैं पश्तो में भी बना सकती थी, लेकिन जो उर्दू स्पीकर्स है फिर उनको समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि उर्दू में बनाएं। तो आज हम जो हमारी वीडियो है वो उर्दू में बनाएंगे। अच्छा, तो आज की वीडियो जो है वो उसका मकसद क्या है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने फील्ड से रिलेटेड यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढ सकते हैं, फिर आप अपने लिए सुपरवाइज़र कैसे ढूंढ सकते हैं, उनसे कांटेक्ट करना, फिर आगे एडमिशन के लिए अप्लाई करना, पोजीशन, सारा कुछ। तो अच्छा, मैंने ये जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी बेस्ड जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो ज़्यादा पोजीशंस भी ज़्यादा होती हैं और उसमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो मैं उस बेस पे नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं प्रोजेक्ट बेस्ड आई हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन अभी जो है जो जनरल प्रोसीजर है जिसमें चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये मैंने अपने एक फ्रेंड से मतलब ये पूरी डिटेल्स ली है, जो मैंने सारे नोट्स बनाए हैं जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करने हैं। तो इस बेस पे आपको क्या होगा कि आपको नॉलेज भी ज़्यादा होगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी जो चांसेस है तो वो ज़्यादा होंगी। अच्छा, तो उसने मुझे बताया कि जो फर्स्ट जो मतलब जब वो अप्लाई करने वाली थी तो उसने पहले वर्ल्ड वाइड जो उसका जो मतलब मेजर था, तो उसमें उसने वर्ल्ड वाइड देखा कि कहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है। तो उसने बोला कि उसको दो जो जगह हैं तो वो उसमें से ज़्यादा मतलब ऑप्शंस ओपन हुई। वो दो में से एक था चाइना, जो उसने बोला कि एज ए सेकेंड ऑप्शन मैंने रखा हुआ था, और दूसरा है पोलैंड। फिर उसने बोला कि पोलैंड को मैंने एज अ फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, और फिर उसने क्या किया कि उसने अपने जो मेजर है उसके अकॉर्डिंग जो पोलैंड में वर्क हो रहा है तो उसमें जो पब्लिकेशंस हुई है रीसेंट, तो वो उसने ओपन की। फिर जब वो उसके पास एक लिस्ट आई रीसेंट पब्लिकेशंस की उसके फील्ड में, उन ऑथर्स पे उसने थोड़ी सी रिसर्च की। तो उसने बोला जो अभी जिस सुपरवाइज़र के साथ वो काम कर रही है, पीएचडी कर रही है, तो वो थी फर्स्ट जो मतलब पेपर आया था पब्लिकेशन, उसी में वो फर्स्ट ऑथर थी। फिर मैंने उसकी डिटेल्स ओपन की तो उसका मुझे ईमेल आईडी उसकी मिली। तो फिर उसने क्या किया कि अपनी सीवी और साथ में मोटिवेशन लेटर और साथ में ईमेल में सारा कुछ मतलब ऐड करके, तो उसने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की डायरेक्टली थ्रू ईमेल। तो उसके बाद जब उसने ईमेल सेंड की तो वो प्रोफेसर को उसकी सीवी अच्छी लगी और उसने उसको मतलब रिप्लाई किया, पॉजिटिव फीडबैक आया और उसने उसको एक्सेप्ट किया। फिर उसने उसको बोला कि तुम्हें एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के थ्रू गुजरना है, क्योंकि उसको तो उसका ओपिनियन लेटर मिल गया, एक्सेप्टेंस मिल गई है, लेकिन अब एक स्पेसिफिक जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीजर है एडमिशन का, तो वो उसको फॉलो करना है। तो इसमें क्या है कि आपको जो एडमिशन जो पोर्टल होते हैं, तो वो बोल रही थी कि हम उसकी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइलेसिया कैटोविस, मैं नाम ऐड कर दूँगी, तो उसमें होती है जून टू जुलाई या जुलाई टू अगस्त जो है वो एडमिशन पोर्टल ओपन होता है और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले ये मतलब नॉलेज लेनी है कि कब ये जो पोर्टल है वो ओपन होगा, ताकि आप उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करें। अच्छा, जब पोर्टल ओपन हो जाता है आपने उस स्पेसिफिक डेडलाइन के बीच में, तो आपको क्या करना होता है कि एक पीडीएफ बनानी होती है और उसमें क्या ऐड करना होता है, रिसर्च प्रपोजल आपको ऐड करना होता है, आपने क्या काम करना है, थोड़ा बहुत एक बेसिक सा जनरल सा, ठीक है, और साथ में ओपिनियन लेटर जो आपको सुपरवाइज़र से मिला है वो ऐड करना है, और साथ में आपकी सीवी, आपका जो पर्सनल डेटा है, आपकी जो डिग्रीज़ वगैरह हैं, सारा कुछ वो इंफॉर्मेशन आपको उस पोर्टल में मिल जाएगी कि उनको क्या क्या चाहिए है और आपने क्या क्या सबमिट करना है। अच्छा, तो उस एक पीडीएफ में वो सारी चीज़ें आपने ऐड करके एक फ़ाइल बना के, तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर सबमिट कर देना है। तो ये आपका जो है वो ऑनलाइन अप्लाई हो गया है, इतना ही है, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है कि जब वो आपका जो फाइल है उसको मतलब रिव्यू करते हैं, तो आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं कि आपको आपकी जो सीवी है उसके पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आपकी जो पब्लिकेशन है उसके पॉइंट्स मिलते हैं, सारा कुछ करके तो वो उसका एक रिज़ल्ट बना के आपके जो फोल्डर है तो वो आपको मतलब बता देते हैं, ठीक है। तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं, प्लस एक और है, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। आपको सेकंड जो पार्ट है एडमिशन के, ये एक है फाइल आपका जो एकेडमिक है, सेकंड है आपका प्रेजेंटेशन। तो आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है और उसके भी आपको मार्क्स मिलने होते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि हमारे तो पब्लिकेशंस ही नहीं है, तो हमारे तो पॉइंट्स कम आ जाएंगे और फिर क्या होगा, फिर तो हम मतलब वो सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपके पास फिर भी चांस होता है। जो मेरी फ्रेंड है वो कह रही थी जब उसने अपना पोर्टल में अपना फ़ाइल सबमिट किया तो उसको मार्क्स मिले तकरीबन 28 इश
40 में से। तो फिर उसने बोला कि मैंने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट की कि ये क्यों, मतलब मेरे तो मार्क्स बहुत कम आए हैं, आई डोंट फील लाइक कि मैं सेलेक्ट हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी, क्या होगा। तो उसके प्रोफेसर ने बोला कि यू स्टिल हैव अ चांस, अगर तुम प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाओगी तो उसमें क्या है कि तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे जो रिडीम कर लेंगे जो आपको पिछले मतलब कमी आई है। तो अगर आपकी पब्लिकेशंस नहीं भी है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बस आपने अपने प्रेजेंटेशन को इतना परफेक्ट बनाना है कि वो जो मार्क्स आपकी कमी आई है तो वो यहाँ पे रिडीम हो जाए और वो आपको जो एक लेवल है तो वहाँ पे आ जाए और आप कंपटीशन से बाहर ना हो, ठीक है। जब फिर आप प्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है कि आपको मतलब जो सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनको एक ईमेल जाती है कि इस डेट को इस टाइम पे आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन है तो वो करनी है। अच्छा, जो एक जनरल सा व्यू है तो प्रेजेंटेशन जो है वो आपको 8 to 9 मिनट्स होती है, जिसमें आपको क्या करना होता है कि जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है। क्या आपने मतलब आपका क्या एम है ना है, बहुत ही जनरल सा, बहुत डीप नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन हो जाता है तो वो दोनों मार्क्स मिला के एकेडमिक्स प्लस प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिला के तो उसका क्या होता है कि आपका एक रिज़ल्ट आता है और उसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो आपको उस पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा, एंड में मैं आपको बताती हूँ थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन के बारे में कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए जो ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होगा और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो स्टार्ट में बिल्कुल आपको बताना है कि वाई यू वांट टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क और व्हाट आर द एम्स ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, या आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा, मतलब एक जनरल सा व्यू बताना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सिंपल होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जो आपकी जो कमेटी होती है जो आपको मतलब इवेलुएट कर रही होती है तो उसमें जो सारे लोग होते हैं वो साइंस से रिलेटेड नहीं होते हैं या जो आपका जो फील्ड है उससे रिलेटेड नहीं होते हैं, वो डिफरेंट फील्ड के लोग बैठे होते हैं। तो आपने इतना सिंपली उनको समझाना है कि जैसे किसी बंदे को उस चीज़ का आइडिया ही नहीं है, आपने बिल्कुल स्टार्ट से लेके बहुत सिंपल से अल्फाज में बताना है, बहुत ही कम डेटा ऐड करना है, बहुत ही ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स डेटा ऐड नहीं करना है ताकि उनको मतलब कन्फ्यूजन ना हो और फिर उनको इवेलुएट करने में और आपको मार्क्स देने में मतलब थोड़ी डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है। तो सिंपल रखना है, एम्स बताने हैं, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए है सबके लिए, ठीक है, इन जनरल। और अगर आप कोई डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल ऐड कर दो तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा और क्या होगा कि वो मतलब ज़्यादा उसको लोग समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। जो आपकी पीपीटी है वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए, जो कहते हैं कि प्रोफेशनल होना है ब्लैक एंड वाइट वाला, वो सारा थोड़ा बोरिंग नहीं, बहुत ही अट्रैक्टिव बनानी है अपनी पीपीटी ताकि लोग बोर ना हो उस दौरान में, वो जो 8 से 9 मिनट है, और मतलब वो कैची हो कि लोगों की अटेंशन आप पे ही बनी रहे, ठीक है। तो बस आज के लिए ये इतना ही था और आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चन, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।